प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज के अन्य लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मार्गदर्शन प्रदान करने की क्रियाओं को नेतृत्व और ऐसे व्यक्तियों को नेता कहा जाता है। नेतृत्व एक सार्वभौमिक और विश्वव्यापी व्यवस्था है। जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है, और जहाँ भी समाज है वहाँ नेतृत्व है। यह नेतृत्व स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर आदि के होते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ग्रामीण नेतृत्व की अवधारणा, विशेषताओं और महत्वपूर्ण पक्षों आदि पर। मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे नेतृत्व शब्द के शाब्दिक अर्थ के बारे में। लीडर और लीडरशिप शब्द लीड शब्द से बना है। शब्दकोशीय दृष्टि से लीड के कई अर्थ होते हैं, जैसे आगे होना, उच्च होना, सर्वोत्तम होना, प्रसिद्ध होना या मार्गदर्शन देना इत्यादि। लीडर वह व्यक्ति है जो लीड करता है, और शिप का अर्थ किसी स्थिति या परिस्थिति से है, अर्थात लीडरशिप किसी व्यक्ति की वह योग्यता व स्थिति से है जो उसे आगे होने, उच्च होने, सर्वोत्तम होने, प्रसिद्ध होने या मार्गदर्शक के रूप में दिखाने का कार्य करती है। विभिन्न विद्वानों ने नेतृत्व को परिभाषित किया है। टीड के अनुसार नेतृत्व किसी लक्ष्य के लिए जिसको वे वांछनीय मानते हैं सहयोग करने के लिए जनता को प्रभावित करने की क्रिया है। आर.टी. लेपियर तथा आर.आर. फार्न्सबर्थ के अनुसार नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है जितना कि उन दूसरे लोगों का व्यवहार नेता को प्रभावित करता है। वेबस्टर नेता को एक मार्गदर्शक, एक चालक, एक मुखिया, एक आज्ञा देने वाला, एक दल अथवा संप्रदाय का मुखिया, व्यवहार, मत तथा कार्य में आगे जाने वाला, दूसरों द्वारा जिसका अनुगमन किया जाता हो आदि विभिन्न रूपों में परिभाषित करते हैं। यह परिभाषा नेतृत्व की विभिन्न संभावनाओं को प्रकट करती है। उपर्युक्त परिभाषाओं से नेतृत्व की चार विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, नेता। नेता समूह के विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार के कार्य नेता करता है समूह के दूसरे व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। नेतृत्व का कार्य समूह के सदस्यों में विभाजित किया जाता है, किंतु विशेष रूप से उन्हें पूरा करने का भार नेता पर ही होता है। नेता अधिक कुशल, योग्य, अनुभवी और बुद्धिमान होता है। दूसरी विशेषता है अनुगामी। समूह में नेता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति होते हैं जो नेता का अनुगमन करते हैं। बिना अनुगामी के कोई नेता नहीं हो सकता है। ये आवश्यक है कि अनुगामी नेता का नेतृत्व स्वीकार करें और नेता अनुगामियों की अपेक्षानुसार कार्य करे। तीसरी विशेषता है परिस्थिति। नेता और अनुयायी किसी परिस्थिति में ही अंतःक्रिया करते हैं। नंबर 4, कार्य। कार्य से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो कि समूह द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से किए जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेतृत्व के विभिन्न पक्षों के बारे में। नेतृत्व के विभिन्न पक्ष हैं, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक प्रभाव, नेतृत्व का निर्धारण, नेतृत्व और कार्य। पहला है औपचारिक और अनौपचारिक प्रभाव। इस दृष्टि से नेतृत्व में भेद पाया जाता है, किंतु नेतृत्व की परिस्थिति में दोनों ही पक्ष सम्मिलित होते हैं। एक औपचारिक परिस्थिति में जो व्यक्ति नेता होता है वह अनौपचारिक में भी हो सकता है, और उसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है जब एक अनौपचारिक नेता औपचारिक व प्रभावी नेता की उपस्थिति में प्रभावहीन हो। नंबर 2, नेतृत्व का निर्धारण। नेतृत्व समूह अथवा समाज के लोगों में विभिन्न मात्रा में विभाजित और वितरित हो सकता है। एक ही व्यक्ति सभी स्थितियों और समय में नेतृत्व करे यह आवश्यक नहीं है। अलग अलग समय और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग गुणों वाले नेताओं की आवश्यकता होती है। नंबर 3, नेतृत्व और कार्य। विभिन्न कार्यों को पूरा करने तथा विभिन्न समय और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग गुणों वाले नेताओं की आवश्यकता होती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे परंपरागत नेतृत्व को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में। परंपरागत नेतृत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख कारक है आयु। अर्थात परंपरागत नेतृत्व में आयु को महत्व दिया जाता था। गांव में नेता होने के लिए आयु का बहुत महत्व है। सामान्य धारणा यह होती है कि बड़ी आयु का व्यक्ति अनुभवी होगा और वह परंपराओं के रक्षक भी होंगे। नंबर 2, बड़े परिवार को महत्व। गांव में ऐसे परिवारों को सम्मान मिलता है जिनमें 3-4 पीढ़ियों के सदस्य संयुक्त रूप से निवास कर रहे हों। बड़ा परिवार होने पर परिवार के 1 या 2 सदस्य नेतृत्व का कार्य करते हैं और अन्य सदस्य कृषि, व्यापार, उद्योग, सरकारी नौकरी में लगे होते हैं। नंबर 3 कारक है आर्थिक स्थिति। गांव का नेतृत्व अधिकतर उनके हाथ में होता है जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, क्योंकि यह लोगों की समय पर सहायता दे सकते हैं। भूमि की मात्रा और संपत्ति नेतृत्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक रहा है। नंबर 4, शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति गांव में नेता के रूप में अधिक स्वीकार्य होते हैं, क्योंकि ये मुकदमे, पत्र लिखने, सरकारी कामकाज, हिसाब किताब में लोगों के
सहायक होते हैं। नंबर 5, प्रशासकीय कर्मचारियों से संपर्क। गांव में जो लोग तहसीलदार, कलेक्टर, पुलिस अधिकारी आदि से संबंध रखते हैं, जो समय आने पर गांव वालों और उच्चाधिकारी के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं, वे गांव में नेता के रूप में अधिक स्वीकार्य होते हैं। कचहरी का ज्ञान। गांव में ऐसे लोगों की नेता बनने की संभावना अधिक रहती है जो कचहरी के लोगों और वकीलों आदि से संबंध व संपर्क रखते हैं, क्योंकि साधारण गांव वाले कचहरी, वकील व न्याय प्रक्रिया के ज्ञान नहीं रखते हैं। वैयक्तिक गुण। गांव के कार्यों में भाग लेने वाला नेता बनने का अधिक अवसर पाता है, जैसे गांव में तालाब खुदवाना, कुआं खुदवाना, झगड़े सुलझाना आदि आदि। संयमित आचरण वाला, सुसंस्कृत, निर्णय लेने की क्षमता वाला, मृदुभाषी व लोगों का सामना करने वाला व्यक्ति नेता बनने का अधिक अवसर पाता है। नेता के गुणों पर अगर चर्चा की जाए तो सबसे अधिक आवश्यक है एक नेता बनने के लिए कि वो उसमें शारीरिक गुण हो, अर्थात हृष्ट पुष्ट, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ, सुंदर व आकर्षक तथा लंबाई। स्टार्कडिल व गोविन के अनुसार लंबाई नेतृत्व का विशेष गुण है। दूसरा गुण नेता का है बुद्धिमानी। सामान्य लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिमान व्यक्ति कई बार विकट परिस्थितियों में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। नंबर 3, आत्मविश्वास। संघर्षमय परिस्थितियों से जूझने के लिए आत्मविश्वास अत्यंत आवश्यक है, इसलिए एक नेता के लिए आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है। नंबर 4, सामाजिकता। कैटेल और स्टाइक आदि विद्वान सफल नेतृत्व के लिए व्यक्ति में सामाजिकता को आवश्यक तत्व मानते हैं। नंबर 5, संकल्प शक्ति। एक नेता में संकल्प शक्ति अन्य सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक पाई जाती है। परिश्रमी। परिश्रम से ही समूह अपने उद्देश्य को पा सकता है, इसलिए एक नेता के लिए परिश्रमी होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 7, कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति के आधार पर ही योजना बनाई जा सकती है। नंबर 8, अंतर्दृष्टि। एक नेता अपने इस गुण से अपने अनुयायियों की मानसिक स्थिति का पता लगा सकता है और उसके अनुरूप अपने आचरण में बदलाव ला सकता है। लचीलापन। सफल नेता के लिए समय और परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालना आवश्यक होता है। उद्दीपकता। एक नेता को कुशल प्रफुल्ल कार्य करने के लिए तत्पर, स्पष्टवादी, मौलिक, प्रसन्नचित्त, उत्साही और स्फूर्ति वाला होना चाहिए। उपयुक्त सभी सामान्य गुणों की उपस्थिति एक सफल नेता के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नेता में इनके अतिरिक्त और कोई गुण नहीं होने चाहिए। M.N. बसु ने एक नेता में 10 गुणों को आवश्यक माना है। पहला, नेता का व्यक्तित्व सुदृढ़ हो। नेता दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला हो। नेता एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, क्योंकि वह अपने भाषण से भीड़ को अपने प्रभाव में लाता है। नेता की अभिव्यक्ति स्पष्ट होनी चाहिए। उसकी मौखिक अभिव्यक्ति से लोग सरलता से आकर्षित हो जाते हैं। नेता को समूह मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नेता ईमानदार होना चाहिए। नेता में नैतिकता और दयालुता होनी चाहिए। नेता में अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की क्षमता होनी चाहिए। नेता को सभी प्रकार की सूचनाओं से अवगत होना चाहिए। नेता अनेक हितों को लेकर चलने वाला होना चाहिए। नेतृत्व के कई प्रकार हैं। विद्वानों ने नेतृत्व के प्रकार के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। FC बार्टलेट का वर्गीकरण नेतृत्व के 3 प्रकारों पर चर्चा करता है। पहला है संस्थागत नेता। किसी संस्था का प्रशासक अथवा मैनेजर इस श्रेणी में आता है। इनकी सत्ता परंपरा, प्रथाओं, मंदिर, चर्च, स्कूल अथवा आर्थिक व्यवस्था पर आधारित होती है। दूसरा वर्गीकरण है प्रभुत्वशाली नेता। यह आक्रामक दबाव रखने वाला और कठोर कार्रवाई करने वाला नेता होता है। नंबर 3, हृदयग्राही नेता। ऐसा नेता शब्दों और संकेतों के द्वारा अपना नियंत्रण बनाए रखता है। यह चापलूसी, सुझाव और मौखिक सलाह का प्रयोग करता है। किम्बाल यंग द्वारा नेताओं का जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें पहला है राजनीतिक नेता। राजनीतिक नेता से तात्पर्य आधुनिक प्रजातंत्र की देन वाले नेता से है। इनका कार्य क्षेत्र साधारणतः शहर अथवा राज्य स्तर पर होता है। वह किसी राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। नंबर 2, प्रजातंत्रात्मक नेता। इस प्रकार के नेता राजनीतिक दल के बाहर भी क्रियाशील होते हैं। यह कानून व व्यवस्था में दृढ़ विश्वास रखते हैं। नंबर 3, नौकरशाही नेता। ये नेता सरकारी तंत्र की देन वाले नेता होते हैं। ये व्यवहारिक, सैद्धांतिक और अपने कर्तव्य और कार्य के प्रति अनुशासित होते हैं। ये कानून के आधार पर कोई निर्णय लेते हैं। नंबर 4, कूटनीतिज्ञ नेता। इस प्रकार के नेता सरकार द्वारा निश्चित किए गए नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। ये किसी सरकार या संस्था के प्रतिनिधि होते हैं। नंबर 5, सुधारक नेता। इस प्रकार के नेता प्रचलित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाने वाले अनेक दोषों को दूर करने और नई व्यवस्था लाने का प्रयास करते हैं। ये उग्र क्रांतिकारी तो नहीं होते हैं, किंतु परिवर्तन एवं सुधार के प्रति भावुक अवश्य होते हैं। नंबर 6, आंदोलक नेता।
यह कट्टर सुधारवादी विचार वाले नेता होते हैं। वह मूल सिद्धांतों का प्रसार चाहते हैं और उनका विरोध होने पर शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। उनमें समझौते का अभाव होता है। स्वभाव से ये उग्र और सहिष्णु होते हैं और हिंसा के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं। नंबर 4, सिद्धांतवादी नेता। ऐसे नेता अव्यवहारिक होते हैं। वह आंदोलन में विश्वास नहीं करते हैं। वह तार्किक अधिक होते हैं। इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि उनके सिद्धांत व्यवहार में लाए जाएं या नहीं। वह अपने सिद्धांतों को संगठित व योजनाबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे ऑरेनस्टीन के वर्गीकरण पर। ऑरेनस्टीन के अनुसार नेता दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक नेता इस श्रेणी में गांव के वे सभी नेता आते हैं जिनकी नियुक्ति औपचारिक प्रक्रिया और नियमों के अनुसार होती है, जैसे गांव के सरपंच, ग्राम सेवक, अध्यापक आदि। अनौपचारिक गांव में ऐसे नेता होते हैं जिनकी नियुक्ति किसी नियम अथवा सरकारी प्रक्रिया द्वारा नहीं होती है। इनका प्रभाव गांव में अधिक होता है। ये औपचारिक नेताओं को प्रभावित भी करते हैं। अनौपचारिक नेता दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वीकृत नेता और दूसरे अस्वीकृत नेता। स्वीकृत नेता ये वे नेता होते हैं जिन्हें गांव के लोग नेता स्वीकार करते हैं। गांव में इनका दबदबा रहता है और प्रभुत्व भी रहता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय नेता और निष्क्रिय नेता। सक्रिय नेता ये वे नेता हैं जो शक्तिशाली होते हैं और लोगों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। निष्क्रिय नेता वो नेता होते हैं जिनसे समय समय पर सलाह प्राप्त की जा सकती है। उनके आचरण का लोग अनुगमन करते हैं। उनके गुण दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इस प्रकार के नेता अपनी बात मनवाने के लिए किसी को बाध्य नहीं करते हैं। नंबर 2, अस्वीकृत नेता। गांव में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कार्य को किसी प्रकार से पूरा कर लेते हैं। उनमें कोई विशेष गुण नहीं होते हैं और वे अपनी शक्ति के आधार पर ही नेतृत्व करते हैं। ये व्यक्ति अपने शारीरिक बल का प्रयोग एवं लाठी के बल पर ही कार्य चलाते हैं। लोगों पर इनका भय व आतंक छाया रहता है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रामीण नेताओं के कार्य के बारे में। ग्रामीण नेताओं के कार्य में पहला कार्य है प्रबंधकारी कार्य। ग्रामीण नेता गांव में एक प्रबंधकारी के रूप में कार्य करते हैं। वह लोगों में कार्य का विभाजन करते हैं और अकाल, प्राकृतिक के प्रकोप आदि के समय गांव वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार से सहायता का प्रबंध करते हैं। नंबर 2, योजना का निर्माण। ग्रामीण नेता गांव के विकास और जनहित के लिए योजना का निर्माण करते हैं। योजना निर्माण के साथ साथ योजना पूरी करने के लिए विभिन्न तरीके सुझाना, योजना की व्यवहारिकता को देखना, योजनाओं को तात्कालिक व दीर्घकालिक योजनाओं में विभक्त करना, जैसे छोटे छोटे कार्य जिन्हें थोड़े समय में पूरा करना आवश्यक हो उनके लिए तात्कालिक योजना, और ग्राम विकास और कल्याण की योजनाओं के लिए दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण किया जाता है। नंबर 3, नीतियों का निर्धारण। ग्रामीण नेता नीतियों के निर्धारण में अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हैं। अनुयायियों की प्रतिक्रिया का ध्यान रखते हुए वो अपनी नीति में संशोधन भी करते हैं। नंबर 4, विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना। ग्रामीण नेता एक विशेषज्ञ की भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। वह योजना बनाने और उसे लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को विशेषज्ञ होने के नाते दूर करते हैं। समूह का प्रतिनिधित्व। गांव की समस्याओं को एक ग्रामीण नेता ऊपर तक पहुंचाने में समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रामीण नेता द्वारा दो गांव में आपसी विवाद होने पर गांव का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। नंबर 6, आंतरिक संबंधों का नियंत्रण करना। ग्रामीण नेता सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करने, तनाव होने पर पारस्परिक तालमेल बैठाने का कार्य करते हैं। नंबर 7, पुरस्कार व दंड की व्यवस्था करना। ग्रामीण नेता का एक कार्य समूह के हित के लिए कार्य करने वालों को पुरस्कार व सामूहिक हित के विपरीत कार्य करने वालों की आलोचना करना भी होता है। नंबर 8, पंच और मध्यस्थता के रूप में कार्य करना। ग्रामीण नेता समूह के सदस्यों में संघर्ष उत्पन्न होने पर मध्यस्थ का कार्य करता है। वह समूह में गुटबंदी की प्रक्रिया को रोककर समूह के संगठन को बनाए रखता है। आदर्श बनना। ग्रामीण नेता गांव वालों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहता है। समूह का प्रतीक बनना। नेता को देखकर समूह के आचरण और व्यवहार का पता लगाया सकता है। नंबर 11, समूह के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना। संकट काल में ग्रामीण नेता गांव वालों के साथ होता है और रचनात्मक कार्यों में एक शिक्षक और सहयोगी के रूप में कार्य करता है। एक सुधारक के रूप में कार्य करना। गांव का नेता अपने गांव में अधिकाधिक विकास और सुधार के कार्यक्रम प्रारंभ करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रामीण नेता को कई नए प्रकार के कार्य भी करने पड़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे ग्रामीण भारत में नेतृत्व के उभरते प्रतिमान, अर्थात वर्तमान समय में ग्रामीण नेतृत्व में जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें पहला है लोकतांत्रिक नेतृत्व का प्रादुर्भाव। पहले गांव में मुखिया, नंबरदार आदि पद वंश परंपरा के आधार पर होते थे। अब पंचों व सरपंचों का चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा होता है। नंबर 2, युवा नेतृत्व का उदय।
ग्रामीण नेतृत्व में आयु का महत्व घटा है। पहले यह धारणा थी कि गांव का मुखिया अधिक आयु का होगा, क्योंकि ये माना जाता था कि आयु के साथ साथ परिपक्वता भी आती है। अब ग्रामीण नेतृत्व युवा लोगों के हाथ में है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील, विचारों में स्पष्ट होते हैं। रूढ़िवादिता, कठोरता न होने से ये गांव के विकास की नई योजनाओं के वाहक होते हैं। उच्च जाति के नेतृत्व में कमी। पहले उच्च जाति के व्यक्ति ही संपूर्ण गांव के नेता होते थे, किंतु अब नेतृत्व के क्षेत्र में सभी को अवसर मिलने लगा है। सरकार द्वारा आरक्षण की व्यवस्था करके इसमें और सशक्तिकरण किया जा रहा है। नंबर 4, नेतृत्व का विकेंद्रीकरण। परंपरागत नेतृत्व निरंकुश और एकात्मक था, किंतु पंचायती राज व्यवस्था द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण किए जाने के फलस्वरूप गांव में प्रजातंत्र नेतृत्व का विकास हुआ है। अब गांव के निर्णायक व्यक्ति नहीं बल्कि पंचायत के सदस्य हैं, जिनके द्वारा सामूहिक रूप से कार्य किए जाते हैं। शिक्षा का महत्व। अब शिक्षा का महत्व बढ़ गया है और गांव में शिक्षित वर्गों का नेतृत्व भी बढ़ रहा है। जमींदारी का घटता प्रभाव। अब यह आवश्यक नहीं है कि गांव का नेता भूस्वामी हो। राजनीतिक जागरूकता। अब ग्रामीण नेतृत्व में राजनीतिक जागृति पाई जाती है और साधारणतः नेता किसी न किसी राजनीतिक दल का समर्थक अवश्य होता है। कर्तव्य को महत्व। ग्रामीण नेतृत्व आज केवल अधिकारों पर ही जोर नहीं देता है, बल्कि वह कर्तव्यों के पालन पर भी जोर देता है। महिलाओं की भागीदारी। परंपरागत ग्रामीण नेतृत्व पुरुष प्रधान था, किंतु अब महिलाएं भी ग्रामीण नेतृत्व में आगे आ रही हैं। ग्रामीण भारत में नेतृत्व के उभरते प्रतिमान पर रंगनाथ जी ने ग्रामीण नेतृत्व को परिभाषित करते हुए लिखा है कि इस प्रकार से ग्रामीण नेतृत्व का उदीयमान प्रतिमान नई प्रकृति और परंपरागत तत्वों का मिश्रित चित्र प्रस्तुत करता है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि पुरानी शक्तियां एक हारा हुआ युद्ध लड़ रही हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की ग्रामीण नेतृत्व के विभिन्न आयामों के बारे में और साथ साथ ग्रामीण भारत में नेतृत्व के उभरते प्रतिमान के बारे में। आशा है वीडियो ग्रामीण नेतृत्व को सशक्त करने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।